हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कौन था सेन वंश बंगाल का, क्या है सारी जानकारी हम यहाँ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। पिछले वीडियोस में हम अभी बात कर रहे थे बंगाल के पाल शासकों की, और पाल शासकों के बाद हम जो बात करने वाले हैं कि भाई बंगाल के पाल शासकों की धीरे धीरे ख्याति कम होती चली गई, उनका पतन होने चालू हो गया और फाइनली 1160 एडी के आसपास खत्म हो जाता है पाल वंश। तो पाल वंश के खत्म होने से पहले जब वो पतन की ओर अग्रसर था, तभी बंगाल में एक और नए राज्य का उदय होना चालू होता है, जो था बंगाल के सेन वंश का। सो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कौन था सेन वंश बंगाल का, क्या है सारी जानकारी हम यहाँ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो बंगाल के जो सेन थे, द सेनाज ऑफ बंगाल, यहाँ पे उनके द्वारा देवपाड़ा अभिलेख है। उनका देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार वीरसेन, कौन? वीरसेन चंद्रवंशीय सेन वंश का आदि पुरुष था। मतलब बिल्कुल शुरुआती तौर पे, अब वो सामंत रहे होंगे या इनके द्वारा एस्टैब्लिशमेंट रहा होगा। सो वीरसेन क्या थे? सबसे पहले चंद्रवंश से संबंध था इनका, सेन वंश के ये आदि पुरुष रहे हैं। मगाई नगर अभिलेख, ये देवपाड़ा में अलग चीज है। मगाई नगर अभिलेख में क्या बताया है? सेनों के लिए कर्णाट क्षत्रिय, ये मतलब क्षत्रिय व्यक्ति रहे होंगे, शब्द का प्रयोग किया हुआ है। सेनों का मूल उद्गम क्षेत्र क्या है? कर्नाट प्रदेश है। कर्नाट प्रदेश क्या है? पश्चिमी आंध्र और उत्तरी मैसूर वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला, समझ पा रहे हैं ना? सो कर्नाट इसीलिए उसको बोला है। ये वहां के लोग हुआ कर रहे थे। और सामंत सेन जो इनके संस्थापक होने वाले हैं, ब्रह्मवादी यानी वेदों का पाठ करने वाला बताया गया है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन ही होने वाले हैं, डोंट वरी। सो इनको वेदों का पाठ करने वाला ब्राह्मणी होंगे, तब तो कर रहे हैं। ये कहा गया है राड़ में क्या है? इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है भाई, राड़ में इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद सेनों का प्रमुख केंद्र क्या हो गया? बंगाल बन जाता है। ठीक है, इनका केंद्र राड़ के बाद केंद्र बिंदु जो है, या जहां से ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ पूरा का पूरा प्रशासन देख रहे थे, बंगाल ही इनका मेन बिंदु हो जाता है। आरंभ में सेन वंश के लोग जो है स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। आरंभ में क्यों? क्योंकि भैया ये सामंत सेन है, ये ब्रह्मवादी, वेदों का पाठ करने वाला। तो वेदों का पाठ करने वाला तो ब्राह्मण ही होता है। लेकिन आगे जाके सत्ता प्राप्ति के बाद इनने खुद को क्या बोल दिया कि बाबा हम तो क्षत्रिय हैं, क्योंकि राज करना काम तो क्षत्रिय का था, ब्राह्मण का काम राज्य करना नहीं होता। ब्राह्मण का काम है पठन पाठन करवाना और सहायता करना, लोगों के लिए अच्छा करना। लेकिन ऐसा नहीं है। इनने जब जैसे ही शासन चालू किया, खुद को क्षत्रिय बता दिया। सो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, शासन तो हुआ है इनका। देख लेते हैं, शुरुआत सामंत सेन और हेमंत सेन से करने वाले हैं हम। बंगाल में सेन वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? सामंत सेन है ये महोदय। सामंत सेन बंगाल में सेन वंश के संस्थापक हैं। सामंत सेन ने राड़ और कर्नाट मतलब वही समझ रहे हो ना, पश्चिमी आंध्र और मैसूर उत्तर वाला, ठीक है, उसमें अपने राज्य को स्थापित किया। सामंत सेन का पुत्र जो है कौन? हेमंत सेन, जिसने अभिलेखों में खुद को महाराजाधिराज से संबोधित किया हुआ है। बंगाल के कैवर्त विद्रोह हुआ है और कलचुरी शासक जो कर्ण थे, हमने देखा था पिछले कि भैया वो पाल वंश के जो बाद में विग्रहपाल जो हुआ कर रहे थे, विग्रहपाल और कर्ण के बीच में संधि करवाई गई थी नालंदा के गुरुजी के द्वारा, आचार्य के द्वारा। सो वही कलचुरी शासक कर्ण जो है, ये बार बार क्या है? विद्रोह कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। सो हेमंत सेन ने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि वहां पे पाल कमजोर होते चले जा रहे हैं, पालों का तो पतन शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या करा? स्वतंत्र शासन की स्थापना करना चालू कर दी। हेमंत सेन भी राड़ क्षेत्र तक ही क्या है? सीमित रहे। इनने ज्यादा साम्राज्य अपना विस्तारित नहीं कर पाए, लेकिन आगे विस्तारित होने वाला है। चलिए, इसके बाद विजय सेन आएंगे। तो विजय सेन की अगर बात करी जाए तो 1095 से 1058 तक, मतलब लगभग 63 सालों का इन्होंने शासन किया हुआ है। सो ये अपने आप में पराक्रमी शासक रहे होंगे। विजय सेन वंश का पहला लोकप्रिय और प्रतापी शासक था। ऑब्वियसली बात, 63 साल शासन करना हल्की पतली बात तो है नहीं। ठीक है, उसके कार्यों के संबंध में भी देवपाड़ा अभिलेख में उल्लेख किया गया है। देवपाड़ा अभिलेख में विजय सेन ने नेपाल पहुंच गए। मिथिला मतलब बिहार वाला,
क्षेत्र। कामरूप, कामरूप मतलब असम वाला। गौड़ क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र मतलब वही पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास वाला। अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी भैया। किसने? विजय सेन। नाम ही ऐसा है, नाम ऐसा है तो काम भी वैसा ही है। देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार नान्य, वीर, राघव, वर्धधन, ये सारे के सारे नाम के जो राजा हैं उन्होंने क्या किया है? युद्ध किया है किससे? विजय सेन से। तो ये सारे के सारे राजा इन राज्यों में राज कर रहे होंगे, तभी उनने लड़ा करी, मतलब युद्ध कर ली। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद विजय सेन की बात करें तो इनने 2 राजधानियां बनाई थी, एक तो विक्रमपुर, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और विजयपुरी, खुद के नाम से विजयपुर। ये 2 राजधानियां थी इनकी। पाल शासक जो थे मदन पाल थे उस समय, सो मदन पाल को इनने हराकर उत्तरी बंगाल में भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यही तभी तो पतन चालू हो गया यार, ढंग का शासक था ही नहीं पाल वंश में, कमजोर होते जा रहे थे, उत्तराधिकारी अयोग्य हो गए थे। तो भैया मदन पाल को हरा दिया और उत्तरी बंगाल पे कब्जा कर लिया। और उसकी सर्वाधिक जो उत्कृष्टतम उपलब्धि जो है वो क्या थी? यही थी, उत्तरी बंगाल पर कब्जा कर लेना। विजय सेन शैव मत को मानते थे। किसको मानना है? शैव मतावलंबी थे, शिव जी को मानने वाले थे, और पाल वाले बौद्ध धर्म वाले थे, तो वैसे ही लड़ाई होनी है धर्म के नाम पे। ठीक है, सो ये शैव मतावलंबी है सेन वंश वाले, और ये सब बौद्ध मतावलंबी थे। तो उनको मानने वाला कौन था? विजय सेन शैव मत को मानने वाला हुआ कर रहा था। खुद में उपाधियों की बात करें तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये सारी की सारी उपाधियां उसने धारण करके रखी हुई थी। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे हम बात करें विजय सेन की, तो देवपाड़ा के निकट में प्रद्युम्नेश्वर, प्रद्युम्नेश्वर ये शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। शैव मतावलंबी था, शिव जी का बड़ा अनन्य भक्त था। सो भैया प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया है। कहां पे? देवपाड़ा के पास में। उसकी प्रशंसा में हर्ष नामक एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने विजय प्रशस्ति लिखी हुई है, और गोंडोविंस प्रशस्ति। ठीक है, गोंडोविंस यानी गौड़ों का विनाश करने वाली प्रशस्ति, ये काव्यों की रचना करी हुई है। किसने? हर्ष नामक कवि ने। ठीक है, इसकी प्रशंसा में वाह वाह वाह। उसने अरिराज वृषभ शंकर, अरिराज वृषभ शंकर नामक उपाधि भी धारण की थी। किसने? विजय सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद आएंगे बल्लाल सेन। बल्लाल देव अलग है भैया, है ना, नहीं तो अब बल्लाल देव पे पहुंच जाओ बाहुबली के, वो नहीं है, ये बल्लाल सेन है। 1158 से 78 20 सालों का इन्होंने शासन किया हुआ है, और गौड़ेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। किसने? बल्लाल सेन ने। सेन वंश का ये दूसरा प्रतापी शासक रहा है, और इसकी गतिविधियों के संबंध में नेहड्डी, क्या नाम है? नेहड्डी अभिलेख में, देवपाड़ा के पास में पड़ेगा, नेहड्डी अभिलेख में उल्लेख मिलता है। आनंद भट्ट की कृति, आनंद भट्ट उस समय के विद्वान रहे हैं बंगाल के, सो उनकी कृति जो है क्या है? बल्लाल चरित्र। इनके ऊपर ही उनने पूरा इनका व्याख्यान किया हुआ है बल्लाल चरित्र में। उसमें बारेंद्र, बंग, बंग मतलब बंगाल, राड़, बागड़ी, मिथिला, उत्तरी बिहार, इन सब पर क्या है? बल्लाल देव ने आक्रमण किया था। तो शक्तिशाली रहा है तब तो आक्रमण कर रहा है, नहीं तो फिर आक्रमण होता है कमजोर हो तो। ठीक है, सो इन्होंने आक्रमण किया हुआ था। बल्लाल सेन भी क्या है भैया? शैव मतावलंबी हुआ करता था, शैव संप्रदाय से संबंध था। सो परम भट्टारक की उपाधि हो गई, महाराजाधिराज की उपाधि हो गई, परम माहेश्वर की उपाधि हो गई, निशंकर शंकर की उपाधि हो गई, निशंक शंकर। ठीक है, अरिराज, निशंक शंकर, ये सारी अरिराज निशंक शंकर इकट्ठी। ठीक है, सो ये सारी उपाधियां उसने धारण करी हुई थी। विद्वानों के स्वरूप में बल्लाल देव ने अद्भुत सागर, दान सागर, ये जो है स्मृति ग्रंथों की रचना भी करी हुई है। तो मतलब विद्वान व्यक्ति भी था बल्लाल सेन। ठीक है, सो प्रतापी शासक तो था, साथ में विद्वान था, तो ये तो मतलब ये मान लो सोने पे सुहागा वाला काम। ठीक है, सो यहाँ पे दान सागर और अद्भुत सागर नाम की इन्होंने रचनाएं भी करी हुई हैं स्मृति ग्रंथों के रूप में। बल्लाल सेन का साहित्यिक गुरु जो था वो विद्वान था, जिसका नाम क्या था? अनिरुद्ध हुआ कर रहा था। ऐसे विद्वान साहित्यकार आपके अगर गुरु होंगे तो आप विद्वान तो बनोगे, ऑब्वियस सी बात है। अपने अंतिम काल में बल्लाल सेन ने त्रिवेणी, त्रिवेणी जगह का नाम है, सुना ही होगा त्रिवेणी। ठीक है, सो त्रिवेणी में क्या कर लिया भैया? फाइनली इन्होंने संन्यास ले लिया था और बस अपना फिर राजपाट त्याग दिया। किसको दे दिया? लक्ष्मण सेन को। किसको दे दिया? लक्ष्मण सेन को दे दिया। इन्होंने 1178 से 1205 तक शासन किया हुआ है। कितने साल हो गए भैया? बताओ जल्दी। 27 सालों का शासन है। सो वृद्धावस्था में शासन संभालने वाला सेन वंश का अंतिम शासक था। अब बूढ़ा हो गया था, ऑब्वियस बात है। ठीक है, सो अंतिम सेन शासक था विश्वरूप सेन के मदनपाड़ा अभिलेख से।
देवपाड़ा अलग है, उसके पास में मदनपाड़ा भी है। सो मदनपाड़ा ये विश्वरूप सेन है, आगे मिलेंगे आपको शासक। उनके अभिलेख में लक्ष्मण सेन को अश्वपति, गजपति, नरपति, गौंडेश्वर, परम भट्टारक, ये सारी उपाधियां इनको विभूषित करी हुई हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कलिंग मतलब उड़ीसा, कामरूप मतलब आसाम, इलाहाबाद, बनारस, कन्नौज तक पे अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था भैया। समझ में आ रही है बात? तो मतलब ये रहे होंगे, बूढ़ा होना मतलब समझ रहे हो एक्सपीरियंस व्यक्ति। हाँ, हो सकता है कि आप शरीर से इतने शक्तिशाली ना रहे लेकिन दिमाग आपका बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो वो नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे सेनापतित्व नेतृत्व कर सकते हैं, सारी चीजें कूटनीति राजनीति का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही सारा करने के बाद आप कहां तक आ गए, ये मान लो भैया उत्तर प्रदेश भी जीत लिया आपने, इतने पराक्रमी हो चुके थे। सो खाड़ी मंडप और मेघना नदी, ये खाड़ी मंडप मतलब बंगाल की खाड़ी के पास में खाड़ी मंडप और मेघना नदी के पूर्व वाले क्षेत्र पर भी लक्ष्मण सेन का क्या है, अधिकार हो गया था। ठीक है भाई साहब। इसके बाद लक्ष्मण सेन की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे बख्तियार खिलजी मतलब 1194 के आसपास, 1194, 93-94 के आसपास क्या है भैया, बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन इनका युद्ध हुआ था। और यही वो बख्तियार खिलजी भैया जिसने पूरे के पूरे महाविहारों को तोड़ ताड़ दिया, जला दिया, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह सारी खत्म कर दी। कौन है आखिरी शासक जो बहुत पराक्रमी हुआ, वो लक्ष्मण सेन। उसी से बख्तियार खिलजी का युद्ध हुआ। बख्तियार खिलजी मार देगा, खत्म कर देगा और खुद शासन करेगा, फिर बख्तियार खिलजी को उनके सैनिक मार देंगे। ये बड़ी समस्या है। ठीक है। युद्ध का वर्णन भी मिन्हाज-उस-सिराज नाम है व्यक्ति का, तबकाते नासरी ये ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ मतलब उसकी रचना है किसकी, मिन्हाज-उल-सिराज नाम है उसका, वो लेखक है, विद्वान है। उसने तबकाते नासरी में इनका वर्णन किया हुआ है, बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन के युद्ध का वर्णन किया हुआ है। और जयदेव, हलायुध, श्रीधर दास, धोई, शरण गोवर्धन लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रमुख विद्वान हुआ कर रहे थे भैया। बड़े बड़े विद्वान इनके दरबार में रह रहे हैं। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का भी प्रचलन किया था 1178 में। लक्ष्मण संवत मतलब जब से हमने सिंहासन संभाला अब हमारा काल है। 1178 से लक्ष्मण संवत इन्होंने चालू कर दिया भैया। चलिए इसके बाद हम बात करें इनके उत्तराधिकारी विश्वरूप सेन और केशव सेन की। लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाएगी बख्तियार खिलजी के समय युद्ध के बाद, क्योंकि वैसे भी बूढ़े ही हो गए थे आदमी, है ना, पराक्रमी थे सब ठीक है, लेकिन बूढ़ा आदमी कब तक रहेगा। आधे तो लटके ही हुए थे कबर में, पूरे लटक जाते हैं। ठीक है, लटक क्या जाते हैं मतलब आराम ही हो जाता है। उसके बाद लक्ष्मण सेन की मृत्यु के बाद विश्वरूप सेन और केशव सेन इन्होंने क्या किया, सेन वंश को आगे बंगाल पे शासन संभाला। मिन्हाज के अनुसार 1260 तक बंगाल पर सेन वंशों का अधिकार रहा है, लेकिन यवनों से संघर्ष के बाद क्या हुआ, सेन वंश का अंत हो गया। यानी 1260 तक तो ये रहे, और उसके बाद ये मान लो कि पाल 1160 में खत्म हुए, 100 साल तक इनका बढ़िया अच्छा खासा चलता रहा माहौल। फिर ये भी धीरे 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 पतन की ओर अग्रसर हो गए यवनों से। यवनों का मतलब यहाँ पे जो भारत से दूर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं जो आए हैं, उनको यवन हम मान रहे हैं। उनसे युद्ध कंटिन्यूस होता रहा और उसके बाद फाइनली क्या है ये महोदय, बंगाल के सेन वंश ऐसे समाप्त हो जाएंगे। कहाँ पे, बंगाल में ही समाप्त होंगे। और कहाँ होंगे, फाइनली निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष है वो सेन वंशी शासकों का बंगाल में 1 शताब्दी तक, हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि 100 सालों तक शासन रहा है। अभिलेखों के अनुसार सेन प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी हुआ कर रहे थे, जैसे कि एक हुआ कर रहे थे भुक्तिपति, एक मंडलपति, विषयपति, महामंत्री, पुरोहित, महापुरोहित, महासंधि विग्रहाधिकृत। महासंधि विग्रहाधिकृत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये विदेशी मामलों का हेड होता था। महामुद्राधिकृत पैसे से संबंधित व्यक्ति, महाधर्माध्यक्ष धर्म से संबंधित पंडित व्यक्ति, महापिलुपति, महाव्यूहपति यानी ये सेना का शासक है, अध्यक्ष सर्वज्ञ, गूढ़ पुरुष मतलब समझ रहे हो ना, वो सलाहकार व्यक्ति, दूत, ये सारे के सारे इतने सारे इनके क्या है, अधिकारी हो रहे हैं उस समय के सेन वंश के समय के। सेन प्रशासनिक व्यवस्था का आधार क्या था, सामंती पद्धति। सामंती पद्धति यार ये भारत में उस समय से प्रचलित तो पहले ही हो गई थी, मतलब प्राचीन भारत जब खत्म होने की ओर अग्रसर था तब से सामंती व्यवस्था चल रही थी, शुरू हो गई थी। तो यहाँ तो और अच्छे माहौल में थी सामंती। तो मेन पूरा का पूरा इनका शासन जो चल रहा था सामंतों के अधीन ही चल रहा था। तो सामंत कई बार क्या है विद्रोह कर देते थे तो आप खत्म हो गए थे, ऐसी चीज होने वाली है। सामंती पद्धति इनकी मेन पद्धति थी। फाइनली सेनों के संपूर्ण काल में सर्वाधिक साहित्यिक प्रगति का
जो उत्कर्ष है वो किसके समय में, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन के समय में हुआ है। ठीक है, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन के समय में हुआ है। गीत गोविंद, ये बहुत उत्तम कृति है, याद रखना, इतिहास में गीत गोविंद का बहुत नाम है। उसके रचनाकार जयदेव, वो कहां है, वो ब्राह्मण सर्वस्व के हलायुध, पवनदूत धोई, सदयुक्ति करणामृत, श्रीधर दास की ये रचनाएं हैं। इस काल में ही इनके प्रयत्न स्वरूप किसके, सेन वंश के ये विद्वान, इनके दरबार के विद्वान हैं भैया, तो इनके समय में ये ऐसी प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हुई हैं। समझ पा रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंस है आपका यहाँ किसका, बंगाल के सेन वंश का। और मैं बता देता हूं कि यही इंपॉर्टेंस है, याद रखना है, लक्ष्मण सेन याद रहे आपको, क्योंकि इन्हीं के समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। बल्लाल सेन बहुत ही धार्मिक के साथ साथ साहित्यिक पुरुष भी थे, विद्वान पुरुष भी थे, तो इनको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सेन वंश में। और फाइनली ये 1260 के आसपास ये खत्म होने की कगार पे हो जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो से विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।